So greetings to all, welcome to our YouTube channel, and in this class we will discuss about circles, right? So इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स फॉर ग्रेड 10 स्पेशली फॉर सीबीएसई एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर बोर्ड्स एज वेल। तो सर्कल्स का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे पास पिछली ग्रेड्स में भी था, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी था। तो स्टार्ट अपन वहीं से करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे इसके दोबारा से एंड देन वी विल कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है। वहां से हम उसके बाद से हम एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10th का। तो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से पहले। तो सर्किल की सबसे पहले तो डेफिनेशन ही क्या होती है। सर्किल एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जो सारे के सारे किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ सेंटर पे और मैं खुद से 5 मीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ दूं तो आई विल गेट अ सर्किल। और मतलब केवल सर्किल ही एक ऐसी शेप है जो बनेगी उस केस में। किसी किसी के दिमाग में स्क्वायर भी आ सकता है, बट स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता कि सारे पॉइंट्स आपसे इक्विडिस्टेंट हो। बिकॉज इफ यू लुक एट अ स्क्वायर, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, तो स्क्वायर में देखो ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ से ज्यादा दूरी पे होते हैं, कुछ पॉइंट्स कम दूरी पे होते हैं। बट सर्किल इज द शेप जहाँ पे आपका, अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो सारे पॉइंट्स आपसे इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब ये जो सर्किल की बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है आपके और सर्किल के पॉइंट्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड रेडियस। मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्किल के दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो देर इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस दीज टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड कोड, ठीक है। इसके अलावा एक लाइन अगर पास होती है सर्किल से जो उसको दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो इट इज कॉल्ड अ सेकेंड। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड कोड। इस सेकंड जो होता है वो लाइन होती है, कोड जो होता है वो उसका एक पार्ट होता है, या फिर अपन कह सकते हैं लाइन सेगमेंट होता है, जो सर्किल के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, सर्किल के दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाता है, ठीक है। अनलाइक सेकंड जो कि एक लाइन है। लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस ये होता है कि लाइन जो होती है ना, उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है और लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि जो ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा आपको सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस पता होगा, जो आपने छोटे क्लासेस में सीखा है कि अगर मैं यहाँ से ये चीज जो मैंने बनाई, अब ये क्या है कि दो रेडियस और एक आर्क से बनी है, दिस इज आर्क। आर्क मतलब अ पार्ट ऑफ सर्कल्स बाउंड्री, ठीक है। तो इनको कहते हैं सेक्टर्स। ये दो सेक्टर्स हैं, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर एक कोड में यहाँ पे बना दूं तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। छोटा वाला माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है ना, और बड़ा वाला होता है मेजर सेगमेंट। तो ये चीजें हमने ग्रेड 9 में डिस्कस करी थी। तो ये तो जस्ट एक क्विक रिकैप था। इसके अलावा डायमीटर होता है एक। डायमीटर का क्या सीन होता है, डायमीटर एक कोड होती है जो सेंटर से पास होती है। अब अगर कोई कोड सेंटर से पास होगी तो उसमें क्या है कि दो रेडियस आ जाएगी, क्योंकि देखो ये लाइन सेंटर से बाउंड्री को जोड़ रही है, रेडियस हो गई, रेडियस हो गई। ये लाइन सेंटर से बाउंड्री को जोड़ रही है, एक और रेडियस हो गई। तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि जब भी आप यहाँ पे कोड्स बनाओगे तो कोड्स जो सेंटर से ज्यादा दूरी पे होगी वो कोड्स छोटी होती है, राइट। जितनी दूरी उसकी सेंटर से बढ़ती जाएगी उतनी छोटी कोड होगी। और डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा है वो सबसे बड़ी कोड होती है सर्किल की। अगर आपको बोल दें कि अगर कोई बोल दे कि सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, तो उस सर्किल की सबसे लंबी कोड कितने अ, उसकी सबसे बड़ी कोड की लेंथ क्या होगी, तो यू शुड नो कि सर्किल की सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है और डायमीटर रेडियस की डबल होती है, सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां तक की चीजें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ग्रेड 9। इसके अलावा कुछ थ्योरम्स हमने ग्रेड 9 में कवर करी थी, उनका मैं प्रूफ अभी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बट आई टेल यू दी थ्योरम्स कि थ्योरम्स है क्या। पहली थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, तो उस सर्किल में जो दो इक्वल कोड्स होती है वो दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएगी। टू इक्वल कोड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। सेकेंड थ्योरम इसकी कन्वर्स है। इट सेज कि अगर आपके दो कोड्स है जो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही है तो वो दोनों कोड्स आपस में इक्वल होगी लेंथ में, ठीक है।
इसके बाद एक थ्योरम आती है, वो कहती है कि अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला किसी कोड पे तो इट विल बाइसेक्ट द कोड। और इसकी जो कन्वर्स है वो कहती है कि अगर आपने सेंटर से एक बाइसेक्टर डाला किसी कोड पे तो इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कोड। ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम आती है, वो कहती है कि अगर आपके पास ये सर्किल है, इसका सेंटर है, ठीक है, और ये दो कोड्स है, अगर दोनों कोड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो दे विल बी इक्वल इन लेंथ। और इसके बाद इसकी जो कन्वर्स होती है वो कहती है कि अगर दो कोड्स लेंथ में इक्वल है तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। तो ये 6 थ्योरम्स हमने ग्रेड 9 में डिस्कस करी थी। अगर कोई चाहता है कि इनको डिटेल में समझना है तो यू कैन मतलब एक कमेंट आप डाल सकते हो यहाँ पे ना, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक थ्योरम ये भी थी कि जो अगर कोई कोड है वो सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी ना, उसका हाफ बनेगा सर्किल के दूसरे पार्ट पे, उसका हाफ एंगल बनेगा। मतलब यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो यहाँ बनेगा 45 का। और उसमें भी मजे वाली चीज क्या है कि देखो, अगर इससे अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं। अब एक एक कोड या आर्क जो भी बोल दो, उसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, तो यहाँ वाला एंगल सर्किल के दूसरे पार्ट वाले एंगल्स का डबल होगा। तो इसका मतलब इन सबका ही डबल होगा ना सेंटर वाला एंगल। तो मतलब इसका ये निकला कि यार अगर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल है तो वो सारे 45 के होंगे। विच मीन्स कि अगर एक कोई आर्क है या कोई कोड है वो सर्किल के दूसरे पार्ट पे जितने भी एंगल्स बना रही है, ऑल ऑफ दोस एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। दूसरे पार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? दूसरे पार्ट का मतलब मैं बताता हूँ। देखो, सपोज ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा ए बी हो गया, 2 पॉइंट्स। और इनके बीच में जो आर्क है इसको मैं बोलूंगा माइनर आर्क ए बी। अगर मैं सेंटर पे एक एंगल बनाता हूं तो सेंटर पे यहाँ दो एंगल्स बने हैं एक्चुअली। ठीक है। ए बी ने सेंटर पे दो एंगल बनाए। कौन कौन से दो एंगल्स बनाए? एक तो ये एंगल और एक वो एंगल। अब इनमें एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है। जो छोटा वाला एंगल है वो बनाया माइनर आर्क ए बी ने, और बड़ा वाला एंगल बनाया मेजर आर्क ए बी ने, राइट। अब माइनर आर्क ए बी दूसरे पार्ट, सर्किल के दूसरे पार्ट पे जो एंगल्स बनाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का खुद का तो पार्ट इतना सा है, इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वहां जो ये एंगल बनाएगी ना, वो सेंटर वाले का हाफ होगा। ठीक है। जो ए बी खुद है, ए बी के खुद के अलावा ये जो पार्ट बचा है इसमें, उस पर जो एंगल्स बनेंगे वो हाफ होंगे सेंटर वाले के। दिस इज व्हाट इट मींस। ये जितने एंगल्स है ना, ये सारे के सारे सेंटर वाले के हाफ होंगे। सो आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ठीक है। तो ये सारे जितने एंगल्स हैं ये वाले सेंटर वाले के हाफ होंगे, और दूसरी चीज ये आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा फिगर बनाऊं और मैं मेजर आर्क की बात करूं, तो ये जो एंगल है ये मेजर आर्क ने बनाया, ये वाला। तो मेजर आर्क तो ये पूरी की पूरी हो गई। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो ये माइनर आर्क वाला होगा। मतलब दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर आर्क, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। तो ये जो है ये दूसरा पार्ट हो गया उसके लिए, और यहाँ पे जो भी एंगल्स बनाएगी वो सेंटर वाले के हाफ होंगे। ठीक है। तो ये चीज थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं बताता हूँ कि यार अगर जो भी कोड है या आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल बनाती है बाकी जगहों पे। तो अगर अपन डायमीटर को देखें तो डायमीटर क्या करता है? डायमीटर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना देता है। अब अगर ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इट मीन्स कि ये जहां भी जो भी दूसरा एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। जहां भी दूसरा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड अप टू दिस पॉइंट। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट था। ये मत सोचना कि इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये उनके लिए जिन्होंने 9th क्लास में इतना ध्यान नहीं दिया था और जिनको 9th क्लास वाले याद नहीं है या फिर भूल गए। तो जस्ट टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स। अब अगर ये एक कोऑर्डिनेटर है जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल की बाउंड्री पे टच होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। मतलब इसके चारों पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्किल की बाउंड्री पे टच होते हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेड 9th इज कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। कि जो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा ना, ये 180 के होंगे। एंगल बी प्लस एंगल डी होगा, ये 180 के होंगे। तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है।
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और इसी की कन्वर्स एक थ्योरम होती है, वो कहती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इट मींस द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो अप टू दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ग्रेड 9th। अब इसके बाद करते हैं आगे की बात। सो आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस क्लास में कौन सी थ्योरम आती है। अब इस क्लास की थ्योरम बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ सिंपल। देखो, अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ कोई रेलवे ट्रैक या कुछ भी चीज है, एक स्ट्रेट रोड मान लो, जो भी मानना है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप बताओगे इतनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आप बताओगे। ये ना, ये एक परपेंडिकुलर होता है और आप हमेशा यही वाली डिस्टेंस बताओगे, आप ये वाली डिस्टेंस थोड़ी बताओगे मुझे, राइट। एग्जैक्ट डिस्टेंस तो यही है। बाकी अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख गया ऐसा कि आपको यहाँ से ऊपर के जाना है तो बात अलग है, अदरवाइज जाओगे तो आप सीधे ही है ना। तो अब ये जो चीज है, इसी को परपेंडिकुलर को ही हम हमेशा डिस्टेंस क्यों मानते हैं, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये तो एक पॉइंट था, ये एक लाइन थी, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाले को ही क्यों मानते हैं। देयर इज अ रीजन कि जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होता है ना, ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा। क्यों होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरी डिस्टेंस अगर इमेजिन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एक लाइन बना दूं और मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज ए तो पॉइंट था, बी पॉइंट पे इसने लाइन को काटा जो परपेंडिकुलर था, और सी दूसरा पॉइंट हो गया कोई भी। अब मैं कहूं कि यार ये ए बी ही सबसे छोटा डिस्टेंस क्यों है, ए सी क्यों नहीं है? तो एक सिंपल चीज है कि अगर बी एंगल पे राइट एंगल बन गया तो बी के सामने जो भी आएगा ना, वो सारे के सारे हाइपोटेन्यूज बन जाएंगे ट्राइंगल एबीसी में। और हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा, विच मीन्स कि ए बी ही सबसे छोटा है। अगर मैं कहीं भी कुछ भी बनाऊंगा ना दूसरी लाइन, तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी इस ट्राइंगल के अंदर, और हाइपोटेन्यूज बनेगी मतलब वो परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। ठीक है ना। सो दैट इज द पॉइंट। अब जो आपके सिलेबस में आता है, ये पॉइंट याद रखना, ये फर्स्ट थ्योरम में हेल्प करेगा, क्योंकि काफी लोगों को फर्स्ट थ्योरम ही समझ नहीं आती इस ग्रेड की, ग्रेड 10th की, तो उसका प्रूफ वगैरह समझने में दिक्कत आती है। तो ये अगर चीज पता होगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली, क्योंकि काफी लोग उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते उस थ्योरम को ही। अब इस क्लास में एक नया नाम सुनने में आता है सर्किल में, टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये जो है ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है। एक सिंगल टेंजेंट होता है तो वो कर ही देता है एक पॉइंट पे टच। एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट्स हो नहीं सकते। ठीक है ना। और सर्किल पे ओवरऑल इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। सर्किल पे ओवरऑल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट हो सकता है। एंड वी ऑलरेडी नो कि सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। या अगर आप छोटी सी लाइन सेगमेंट भी बना दोगे ना, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली सर्किल में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है, सो देयर विल बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन द एंटायर सर्किल, बट एट अ सिंगल पॉइंट देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, है ना। नाउ इसके अलावा क्या है कि अगर दो टेंजेंट्स, अच्छा ये इस बाद में आएंगे। पहली जो थ्योरम है वो कहती है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये चीज काफी लोगों को समझ नहीं आती कि इसका प्रूफ कैसा है क्या नहीं है, तो ये समझना थोड़ा सा जरूरी होगा, है ना। तो इसी के लिए मैंने वो पूरा एग्जांपल दिया था रोड वाला और वो सब। अब नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन अ सर्किल जहां पे ये अपना एक टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर। अब परपेंडिकुलर कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो रेडियस है, ये ओपी नाम से रेडियस है, सपोज पी तो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ओ सर्किल का सेंटर है। अगर मुझे प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एल, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ओपी ही सबसे छोटी डिस्टेंस है ना। मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ओपी ही सबसे छोटी डिस्टेंस है पॉइंट ओ और टेंजेंट एल के बीच में। सो अगर सपोज मैं कोई भी दूसरी डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ, सपोज अगर मैं क्यू नाम से कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, तो क्यू में क्या होगा, देखो, इफ द रेडियस इज आर
let the radius of the circle be r। तो सर्किल की रेडियस r हो गई, तो OP कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा r। ठीक है, OP तो हमारा r हो गया। अब इफ आई कंसिडर एनी अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम P के अलावा मैं कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करूंगा तो इट विल हैव एन एक्स्ट्रा फैक्टर। कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर? सपोज अगर ये जो पॉइंट जो OQ है ना, OQ सर्किल को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, जो कि M पॉइंट मान लो। ठीक है, लेट Q बी any other point on tangent। ठीक है, Q कोई भी दूसरा पॉइंट हो गया, और हमको क्या प्रूव करना है कि OP ही सबसे छोटी डिस्टेंस है। बाकी कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूंगा ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा, तो वहां पे जो डिस्टेंस आएगी वो बड़ी ही आएगी OP से। तो ये मान लिया अपन ने Q कोई भी दूसरा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम P, तो OQ, ये भी लेट करके लिख देता हूँ, लेट OQ इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट M। OQ जो है वो पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करता है। अब एक नॉर्मल सी चीज है कि देखो OM क्या हो जाएगा, OM तो R हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो अपनी रेडियस हो गई OM तक तो। और इसके बाद ये MQ जो है ना, ये एक्स्ट्रा बचा है। लेट MQ बी A, इसको A बोल देता हूं मैं एक बार के लिए। ठीक है, MQ जो छोटी सी लेंथ है इसको मैंने A बोल दिया। तो अब OQ कितना आ गया टोटल? OQ आ गया R प्लस A। तो अगर OQ यानी कि OQ जो है वो अगर OP से बड़ा है, वाई OQ इज ग्रेटर देन OP, बिकॉज OP जो था ना वो तो केवल R था, इसमें R के अलावा A भी ऐड हुआ है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा उससे। और अगर ये बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं P के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ ना, क्योंकि P के अलावा कोई भी पॉइंट लो, उन सब में थोड़ा बहुत तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही ना। जैसे यहाँ भी लो, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो, कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा सर्किल की रेडियस के अलावा। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है सर्किल की रेडियस के अलावा, इसका मतलब वो बड़ा है OP से, क्योंकि OP तो क्या है, सर्किल की रेडियस है। और बाकी सारे पॉइंट्स में क्या आ रहा है, सर्किल की रेडियस से कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सारे पॉइंट्स जब आप जो कोई सा भी अगर आप पॉइंट ज्वाइन करते हो तो वो सर्किल की रेडियस से बड़ी ही लाइन देगा आपको, है ना। तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द टेंजेंट। इट मींस OP इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, राइट। OP is the shortest distance between the center of the circle and the tangent। इसका मतलब क्या हुआ, OP is perpendicular on the tangent। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब NCERT खोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, सो आई होप यू कैन सी द NCERT नाउ। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? इनफाइनाइट। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन, एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? 1 पॉइंट पे। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अब लाइन बोल रहा है, ये लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर लाइन सेगमेंट बोलता तो कोड होती, बट ये लाइन बोल रहा है, इसका मतलब सेकंड। ठीक है, अ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। क्योंकि देखो नॉर्मल सी चीज है कि दोनों जो टेंजेंट्स होंगे ना, जैसे एक टेंजेंट ये हो गया, ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगा वो भी इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक अगर इसको एक्सटेंड कर दूं और इसको एक्सटेंड करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊं, तभी जा करके पैरेलल होंगे ना दोनों टेंजेंट्स। और ये केवल 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे, राइट।
क्योंकि ये जो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, सपोज ये ओ है, ये ए है, ये ओ ए वाली जो लाइन है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो सर्किल को एक ही पॉइंट पे काटेगी है, और उसी पॉइंट पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा. सो दैट इज द रीजन. ठीक है. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट. अब कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ये मान लो सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है, और कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल. पॉइंट सर्किल पे पी है, meets a line through the center O. सर्किल के सेंटर से एक लाइन जा रही है, और ये टेंजेंट जो है ना यहाँ पे उसको मिल रहा है क्यू पॉइंट पे. ये थोड़ा सा फिगर इसका ठीक कर लेता हूँ मैं, दिखने में ही तुम लोगों को समझ नहीं आएगा वरना कि क्या कर रहा है. जो पॉइंट पी है ना वो भी गलत जगह बना दिया थोड़ा सा. पॉइंट पी इधर कहीं आएगा, ठीक है, ऐसे करके. दिस इज पॉइंट पी. तो कह रहा है कि जो सर्किल की रेडियस है वो तो 5 है, और ओ क्यू जो है ना हमारा, वो हमारा 12 है. ओ क्यू इज 12, और हमको निकालना है क्यू पी. तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा आपको. ठीक है. अगर सेंटर इसका ओ है तो ये हो गया ओ पी एंड क्यू. जहाँ पे ओ क्यू जो है ना, देखो ये राइट एंगल है, ओ क्यू हमारा हो गया 12, ये हो गया 5. तो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. इफ वी हैव टू गिवन साइड्स, अगर एक ही साइड होती और एंगल दिया हुआ होता तो इन दैट केस वी यूज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है ना. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, एंड इट विल बी 12 का स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, which is under root 119. ठीक है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant. ये तो कुछ नहीं है. देखो अगर ये हो गया अपने पास सर्किल, ये टेंजेंट हो गया, सेकंड हो गया, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट. तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी. ठीक है. सेकंड थ्योरम है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं से. ठीक है ना. अगर जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड पे चल लेंगे, अदरवाइज यहीं से कर लेंगे. इसको कह रहा है टू टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल. पहली चीज तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है. लेंथ ऑफ अ टेंजेंट अपन कहते किसको है. लेंथ ऑफ अ टेंजेंट का मतलब होता है कि जो जो भी हमारा टेंजेंट है ना, अगर दो टेंजेंट सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होती है ना, इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं. वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव. तो बेसिकली क्वेश्चन में तो इतना ही दिया है कि एक पॉइंट पी है जो, मतलब अपन मान लेंगे एक पॉइंट पी है जो सर्किल के बाहर है, और दो जगहों पे सर्किल को टच कर रहा है, एक तो आर पे और एक क्यू पे. नाउ वी आर सपोज टू प्रूव दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी आर. अब नॉर्मल सी चीज है कि अपन प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको ट्राइंगल सी है. ट्राइंगल्स हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ज्यादा सिमेट्री हो, जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको पता हो, या ऐसे कुछ है ना. तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओ क्यू और ओपी को ज्वाइन कर देते हैं. बिकॉज इससे क्या होगा, क्योंकि सॉरी ओ क्यू और ओ आर को पहले तो, बिकॉज दोनों की दोनों रेडियस है सेम सर्किल की, और एक सर्किल की रेडियस सारी इक्वल होती है. बीच में हमने ओपी ज्वाइन कर दिया. ओपी ज्वाइन करने से क्या होगा कि एक अब जाकर के दो ट्राइंगल सेपरेट हुए हैं, अदरवाइज इतने टाइम में क्वाड्रिलेटरल था. अब अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखोगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, तो इन दीज टू ट्राइंगल्स यू विल ऑब्जर्व कि देखो ये दोनों तो आर हो गए, ये वैसे इक्वल है. ठीक है ना. ये ओपी जो है वो कॉमन हो गया, एंड दीज एंगल्स आर राइट एंगल्स. तो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बिकॉज दे आर राइट एंगल्स. ठीक है. देन ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर because both of them are radii of the same circle. And then OP equals to OP, that is common side of both the common side in both the triangles. So these triangles are congruent. कौन कौन से triangles, triangle POQ
is congruent to triangle POR, and the congruency rule which is applicable in this case is RHS, right angle hypotenuse side, because ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एंड देयर इज अ कॉमन साइड, देयर इज एन इक्वल साइड एज वेल. तो आरएचएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो पी क्यू होगा इट विल बी इक्वल टू पी आर बाय सीपीसीटी. ये सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी ये होता है कि जब हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करते हैं, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ ना कि यार वो एग्जैक्टली सेम है, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. अब अगर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब उनके जितने भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो सब इक्वल होंगे. अब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं? देखो ट्राइंगल में होते हैं वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स. वर्टिसेस तो छोटे बड़े होते नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता ये वर्टेक्स इससे बड़ा है इससे छोटा है ना, बट साइड्स एंड एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड. एंगल्स एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं, साइड्स एक दूसरे से बड़े छोटी हो सकती है. तो मतलब 6 पार्ट्स होते हैं टोटल कंपेयर करने के, 3 एंगल्स 3 साइड्स. बट जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तब उस टाइम हम केवल उस टाइम हम 3 पार्ट्स को चेक करके भी डिसाइड कर सकते हैं. मतलब अगर हम 3 पार्ट्स को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, लाइक एसएसएस, एसएएस, आरएचएस, ये सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं. तो इसमें क्या अपन 3 पार्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और अपन 3 पार्ट्स कंपेयर करके डिसाइड कर लेते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी कंक्लूड दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमको पता है इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर सारे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो बचे हुए 3 जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमने कंपेयर नहीं करे हम उनको भी कंक्लूड कर लेते हैं कि दीज आर आल्सो इक्वल. इसलिए अपन सीपीसीटी करके लिखते हैं कि दे आर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट. ये जो है ना, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये अभी जो मैंने एक थ्योरम बताई थी ना कि जैसे अगर अपने पास सर्कल होता है तो सर्कल के अंदर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो इट विल बाइसेक्ट द कोड, ये उसी पर बेस्ड है. अब यहाँ हमको पता है कि देखो ये जो ए बी है ना, ए बी इज अ टेंजेंट फॉर इनर सर्किल. ये जो अंदर वाला सर्किल है, ये वाला सर्किल 2 जिसको हमने बोला है अंदर वाले सर्किल को, इसके लिए टेंजेंट है ए बी. और अगर ए बी एक टेंजेंट है तो सेंटर से आया हुआ जो परपेंडिकुलर सेंटर से आई हुई जो लाइन होगी ये रेडियस है इसकी, मतलब ओपी तो इसके लिए रेडियस है एंड ए बी इसके लिए टेंजेंट है. टेंजेंट और जो रेडियस होती है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई. फिर दूसरा हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि जो कोड होती है उसको बाइसेक्ट करता है सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर. अब अगर अपन बड़े वाले सर्किल को देखेंगे ना, तो बड़े वाले सर्किल के लिए ए बी तो हो गई कोड और ओपी हो गया सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा. इसका मतलब एपी विल बी इक्वल टू बीपी. क्यों इक्वल है? बिकॉज ओपी जो है वो सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर है, ए बी जो है वो इसके लिए कोड है, तो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा ओपी. ठीक है ना, तो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव इट. हमने करा क्या है, पहले वाले सर्किल से तो हमने ये कंक्लूड करा अंदर वाले से तो कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और दूसरे वाले सर्किल से हमने ये कंक्लूड करा कि हम हमारे पास सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है कोड पे, तो इट विल बाइसेक्ट द कोड. ठीक है ना, सो दैट इज द पॉइंट. तो ये इसी तरह के क्वेश्चन से. अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ कि जब भी प्रूफ करने के क्वेश्चन हो ना, जब भी प्रूफ करने के क्वेश्चन हो, हिंदी में लिख देता हूँ, जब भी प्रूफ करने के क्वेश्चन हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी पार्ट्स इन्होंने इक्वल दिए हैं कंसीडर देम इक्वल्स टू अ वेरिएबल. अगर कोई भी 2 पार्ट्स इक्वल दिए ना तो उनको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो, नहीं तो क्या होगा कि आप बार बार उनका नाम लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा. आपको बार बार ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि दीज पार्ट्स आर इक्वल सो वी कैन रिप्लेस देयर नेम्स, ये वो करके ना वो चीज करनी पड़ेगी. अगर आप वेरिएबल मान लेते हो तो काम आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल इसी केस में मैं बता देता हूँ, कह रहा है 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी हो गया. वी आर सपोज टू प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 ओपी क्यू. पी टी क्यू ये एंगल है ना, ये पी टी क्यू वाला है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू. अब अगर मैं ओपीक्यू की बात करूं तो मुझे बेसिकली ओपीक्यू से रिलेट करना है इस एंगल को. ठीक है, ओपीक्यू से रिलेट करने के लिए मुझे सारा का सारा काम करना है. अब ओपीक्यू से कैसे रिलेट करूंगा मैं इसको? सपोज ये एंगल एक्स हो गया और ओपीक्यू हो गया वाई, तो मुझे प्रूव ये करना है कि एक्स इक्वल्स टू 2y. अब मैं इसी के लिए सारा काम करूंगा. तो अगर ये एंगल एक्स है, पहली चीज तो देखो टीपी और टीक्यू दोनों के दोनों इक्वल टेंजेंट्स होंगे. क्यों होंगे इक्वल? बिकॉज ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी है कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं. तो अगर मैं ट्राइंगल
पी टी क्यू की बात करूं तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो साइड्स इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनका भी काम आसान बनाने के लिए इनको जेड मान लेता हूँ, ताकि काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, सॉरी 90, दे आर 90। वाई दे आर 90? बिकॉज y प्लस जेड इक्वल्स टू 90, y 90, अरे यार फिर 180 लिख दिया। जेड सम इज 90। क्यों 90 है? क्योंकि क्योंकि ये जो एंगल है ना पूरा का पूरा एंगल TPO, ये 90 डिग्री का है, बिकॉज रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस पे, टेंजेंट पे। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है रेडियस और टेंजेंट से बन रहा है, तो इट विल बी 90 डिग्री एंगल। तो इसके जो दोनों पार्ट्स है दोनों मिला के 90 के होंगे ऑब्वियसली। सो यहाँ से मैं कंक्लूड, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ z की टर्म्स में, क्योंकि ये भी एक तरीका है आपका काम आसान बनाने का, कि अगर आप दो चीजों को रिलेट कर रहे हो तो आप दोनों को सेम वेरिएबल की टर्म्स में लिख दो, तो उससे भी आपका जो सोल्यूशन है वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि अब यार नॉर्मल चीज है कि अगर मैं एक एंगल को z की टर्म में लिख रहा हूँ, दूसरे को भी z की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ऐसा ही होगा ना यार। अगर एक एंगल अगर z का 4 गुना है तो दूसरा z का 8 गुना आ जाएगा, चीज प्रूव हो जाएगी, डबल है। मतलब अगर मैं सेम वेरिएबल की टर्म्स में लिख रहा हूँ तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल ही जाएगा, अगर वो ट्रू है तो। ठीक है, तो y को तो मैंने लिख दिया 90 माइनस जेड। ठीक है, अब अगर मैं ट्राइंगल, इस वाले में ट्राइंगल अपना कौन सा है, पीटीक्यू, ट्राइंगल पीटीक्यू में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे पता है x प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 2z, है ना। ये दोनों 2z होगा, इनको उधर भेज दूंगा, इट विल बी 180 माइनस 2z। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर कि y कितना आया, y आया 90 माइनस जेड, ये कितना आया 180 माइनस 2z। मतलब अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो ना तो आपको यहाँ पे 90 माइनस जेड ही मिलेगा, है ना। तो ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ 90 माइनस जेड, वो हो गया 90 माइनस जेड। तो यू कैन इजीली कंक्लूड कि यार x इक्वल्स टू 2y, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो इजीली। मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसको लिखने के लिए कि सिंस y इक्वल्स टू 90 माइनस जेड, तो यहाँ जो 90 माइनस जेड लिखा है इसकी जगह आप y लिख दो, तो इट बिकम्स x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y। तो इस तरह से अगर आप वेरिएबल कंसिडर करते हो तो इट विल मेक योर जॉब इजियर। ठीक है ना, बार बार आपको एंगल्स के नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। नहीं तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा होता बार बार के TPQ और TQP इक्वल एंगल्स हैं, तो फिर मैं उनको रिप्लेस कर रहा होता, मैं उनको ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ लिख रहा होता, ये सब करता। तो एक तो लिखने के एफर्ट्स से, दूसरी चीज कि याद रखना पड़ता है बार बार कि यार ये एंगल्स इक्वल है, ये वो है। अगर वेरिएबल ही मान ली तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि एंगल्स इक्वल है या ऐसा कुछ, है ना। तो दैट इज अनदर पॉइंट। अब ये जो क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब चलो अब देख ही लेते हैं। पी क्यू जो है ना वो एक कोड हो गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स की ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट टी द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह सकते हैं टी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ हमको निकालनी है। अब क्या इसमें वो रहेगा हमारा इसको करने का तरीका, है ना। एक सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, सपोज ये ABC करके राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ M, तो ये जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ABM के। मैं नाम का सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी केवल ट्राइंगल का नाम लिखने पे ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि नाम का भी कुछ सीक्वेंस ध्यान रखना होता है, बट राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। एंड ये सिमिलर होगा ट्राइंगल BMC के। वाई दे आर सिमिलर? बिकॉज अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब यहाँ क्या, एक एक तो राइट एंगल सही और एक एक एंगल इनमें कॉमन है। कैसे कॉमन है? अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC की और ट्राइंगल ABM की, तो इन दोनों में ये एंगल कॉमन है। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABC की और ट्राइंगल BMC की, तो इन दोनों में ये एंगल कॉमन है ना। तो एक कॉमन एंगल हो गया, एक राइट एंगल हो गया, तो दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और अगर सिमिलर है तो साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल होगी, एंड वी कैन यूज दिस फैक्ट। मतलब अगर मुझे टीपी की लेंथ निकालनी है, मैं टीपी को x बोल देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल TPQ की, तो ट्राइंगल TPQ में मुझे एक ये तो पता नहीं है और ये वाला मुझे पता है, इसमें बेस है ना ये चीज
और अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल कोई सा भी कंसिडर कर लो यार जो उसके सिमिलर है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल पी आर ओ की बात कर लेता हूँ, तो पी आर ओ में भी मुझे इनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स है उनका पता होना चाहिए रेशियो, क्योंकि तभी हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा। मैं टीपी ओवर ओपी इसको कंपेयर करूंगा इनके सिमिलर साइड्स के रेशियो से, ठीक है ना। इसको आप यार चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मान लो, क्योंकि जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में तो क्या होता है कि सिमिलैरिटी में दो अलग अलग ट्राइंगल्स की हम साइड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने दोनों को सेम ट्राइंगल्स की साइड को ही रेशियो में लिया है, टीपी ओवर, मतलब अगर सपोज मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, ये हाँ वैसे ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आसान हो जाएगा सिमिलैरिटी के कंपैरिजन में। सपोज अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, तो मेरे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा इन ट्राइंगल टीपीओ। टीपीओ में मेरे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा एक्स ओवर फाइव, ठीक है ना। टेन थीटा आ जाएगा एक्स ओवर फाइव। अगर मैं ट्राइंगल पी आर ओ की बात करूं, ट्राइंगल पी आर ओ की बात करूं, इसमें टेन थीटा कितना आएगा, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे आर ओ चाहिए। आर ओ अगर मेरे पास आ जाए तो मैं टेन थीटा इजीली निकाल सकता हूँ। एंड ये ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस आइडिया, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन के चांसेस कम है, क्योंकि आपने एक एंगल को थीटा मान लिया, इसके हिसाब से आप टेन थीटा की अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे हो दो अलग अलग ट्राइंगल्स के हिसाब से, एंड यू कैन इक्वेट देम, क्योंकि टेन थीटा तो इक्वल ही आएगा फॉर एन एंगल थीटा। तो अगर मैं ओ आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो आई शुड नो कि यार ये जो है ना, ये जो हमारी बन रही है पी क्यू, जो हमारी कोड है, ये बाइसेक्ट हुई है। अगर ये पूरी कोड 8 सेंटीमीटर की थी तो इसका ये वाला पार्ट 4 का है। सो दिस इज 4, दिस इज 5, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इट विल बी अंडर रूट 25 माइनस 16, दैट इज रूट 9, एंड रूट 9 इज 3। तो ये जो हमारा है ना, ये 3 आ जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल पी आर ओ में टेन थीटा लिखता हूं, तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा आएगा 4/3, ठीक है। तो उसमें तो आया x/5, इसमें आया 4/3। इनको आप कंपेयर कर सकते हो, दे विल बी इक्वल। क्यों इक्वल, क्योंकि दोनों टेन थीटा की वैल्यू है फॉर द सेम एंगल थीटा। तो x विल बी 20/3, ठीक है। इतना इजीली हो गया ये। सो दिस इज अ बेटर आइडिया एज कंपेयर टू दैट वन जिसमें हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने सिमिलैरिटी वाले तरीके से करा है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, क्योंकि इतने तो उसमें पॉइंट्स है ही नहीं डिस्कस करने को, ठीक है ना। टोटल सर्किल में 3 ही पॉइंट्स रह गए, पहले बड़ा चैप्टर होता था ये। कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। अगर एक सर्किल है, ठीक है, उसमें एक डायमीटर मैंने बना दिया, उसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स होंगे वो पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। देखो लाइंस को जब भी पैरेलल प्रूव करना होता है ना, तो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर आपके दो लाइंस ऐसे जा रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं अगर ये इक्वल है, तो इट मींस ये दो लाइंस पैरेलल होगी। सपोज ये एल है, ये एम है, तो एल और एम पैरेलल हो जाएगी अगर ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी क्या है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बिटवीन दीज टू लाइंस, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो भी लाइंस पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो भी लाइंस पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, टोटली इट इज टोटली अप टू यू। क्योंकि ये एंगल 90 का होगा, क्योंकि रेडियस जो, क्योंकि ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो गई ना टेंजेंट पे, तो दिस विल बी अ 90 डिग्री एंगल, अगेन दिस विल बी अ 90 डिग्री एंगल। इन दोनों का सम 180 आ गया, तो यू कैन कंक्लूड कि सिंस adjacent angles between these two lines are supplementary, it means the lines are parallel, ठीक है। मतलब ये लाइन L थी, ये लाइन M थी, मैंने कहा कि L और M के बीच में जो adjacent angles हुए वो supplementary हो गए, it means the lines are parallel, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। if you keep these points in your mind, तो it will be easier for you to prove these points। कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर ये सर्किल है और हमको ये प्रूव करना है कि अगर एक परपेंडिकुलर आया है यहाँ पे,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट पे। तो ये प्रूव करना है कि सर्किल से पास होगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent passes through the center। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूव हो सकता है वैसे, कि अपन को दो अलग अलग मानने पड़ेंगे। ये मान लेते हैं कि एक तो देखो, एक तो क्या है, रेडियस होती है, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होती है। दूसरा अपन मान लेते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है ना, और रेडियस तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है। और क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो एक ही पॉइंट पे आ सकता है, लेट मी यूज द बोर्ड फॉर इट, ठीक है ना, बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से ये चीज हो पाएगी। सो आई होप द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल नाउ। तो देखो, एक तो हमको चीज पता है, एक तो थ्योरम कहती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, आपने बोला कि एक और जो आपने इस क्वेश्चन में दिया है कि देर इज अ परपेंडिकुलर on the tangent at the point of contact, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही है, तो दोनों के दोनों क्या सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। जो रेडियस है वो भी इसी पॉइंट से होके जा रही है, ये भी सेम पॉइंट से जा रही है, और एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर सपोज ये लाइन है, तो ये जो पॉइंट है ना P, इससे मैं एक ही परपेंडिकुलर बना सकता हूँ, उस पर मल्टीपल परपेंडिकुलर्स नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ओवरलैप कर जाएगी, और अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाएगी तो रेडियस तो ऑब्वियसली सेंटर से पास होगी। इट मीन्स कि जो आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर नई लाइन दी है, दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। नाउ वी विल सॉल्व two of these questions which can be important for your exams, ठीक है, because the length of this video is actually extending beyond the limit that we already thought about। कि एक डिसाइड किया था कि इतनी लिमिट होनी चाहिए, तो उससे ज्यादा जा रही है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू that much of details in some of the cases, but if it is required, so you can comment it down, and I will definitely touch those points in the next video। अगर किसी भी पॉइंट में ऐसा लगता है कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन कमेंट इट एंड आई विल गो इनटू दैट मच ऑफ डेप्थ। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है ना। ये चीज प्रूव करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो चीजें इक्वल दिख रही है उनको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो। तो ए देखो, यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, AS और AP। तो एक पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को मैं WW मान लेता हूँ। फिर बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली, तो मैं दोनों को एक्स मान लेता हूँ। सी पॉइंट से जा रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे, दोनों को वाई मान लेता हूँ। एंड डी पॉइंट से दो जा रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे, दोनों को जेड मान लेता हूँ, ठीक है। अब एलएचएस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एलएचएस को मैं लिख सकता हूँ, एलएचएस को मैं लिख सकता हूँ, ए बी क्या है, ए बी है डब्ल्यू प्लस एक्स, ए बी क्या है डब्ल्यू प्लस एक्स। सी डी क्या है, सी डी है हमारी वाई प्लस जेड। तो ये तो वही एलएचएस। आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में एडी, एडी क्या है हमारा, एडी है डब्ल्यू प्लस जेड। और बीसी क्या है, बीसी है एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसमें अब आप सोच रहे हो कि तो एक लाइन का ही हो गया, एक लाइन का नहीं है। जब आप इसको लिख रहे होगे ना कि since AP and AS are two tangents drawn from the same point A, so they are equal, so let's consider them equals to W। तो ये जब आप चीज लिख रहे होगे तो इससे आपको थोड़ी बहुत 4-5 लाइंस बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये चीज आप लिख दोगे, तो दिस विल बी अ गुड सॉल्यूशन और गुड प्रूफ, मतलब सफिशिएंट प्रूफ है ये, और मैथमेटिकली करेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन।
सो दिस इज एक्सेप्टेबल और इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ये मत सोचना कि इसमें नंबर कटेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents. Xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with एक और टेंजेंट आ रहा है हमारा AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है इनको इन पॉइंट्स पर A और B पर। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल AOB, एंगल AOB, we are supposed to prove that this angle is a right angle. Now what we can do is, because हमको पता है यार ये जो इनकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमको, जो टेंजेंट वाली होती है ना, इक्वल टेंजेंट्स वाली, तो टू यूज दोज प्रॉपर्टीज वी कैन जॉइन दिस लाइन ओवर हियर। क्योंकि अभी तक हमारे पास ढंग से ट्राइंगल्स वगैरह थे नहीं, अब हमारे पास आ गए, राइट। अब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डू इट। वही वेरिएबल्स मान लो, चाहे से वेरिएबल्स मानोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको x बोल देता हूँ तो ये भी x हो जाएगा। ये एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, देखो ये तो कॉमन हो गई दोनों में, ये राइट एंगल हो गया और ये रेडियस हो गई। अगर मैं ट्राइंगल OPA की बात कर रहा हूँ और ट्राइंगल OCA की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज विच इज कॉमन एंड साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन कंक्लूड कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, सॉरी या दिस वन। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये जो दो नीचे बन रहे हैं ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OBQ, तो इनमें क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे वाई वाई। या एक काम करो ना यार, ये चीज करो ही मत, इससे भी आसान बताता हूँ। इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके, और इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है एंगल AOB जो है वो 90 का है। AOB को 90 लाना है ना। AOB क्या है हमारा, AOB है x प्लस वाई, तो हमको x प्लस वाई को 90 लाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो एंगल्स बनेंगे ना, चारों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो इन चारों का सम 180 हो गया, विच मीन्स कि 2x प्लस 2y इज 180, ठीक है। और इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, क्योंकि अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। एंड इफ यू गेट दिस, तो इसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, यू कैन कंक्लूड कि जो हमारा ये एंगल होगा, एंगल AOB जो कि x प्लस वाई के इक्वल था, दिस इज 90, so this is a right angle, ठीक है। So I hope it is clear up to this point. Now I am going to end this class over here, and if you have any other doubt you can let me know through the comment box. Have a great day, good evening.